Assalamu alaikum. I'm going to start the first टॉपिक फ्रॉम IGCSE सिलेबस. हम पहले वाला चैप्टर कर चुके हैं अपना सेल वाला, और मैं ये नया चैप्टर आपको शुरू करवा रही हूँ. ये IGCSE का फर्स्ट टॉपिक है. मैंने ये स्किप कर दिया था और पहले मैंने आपको सेल वाला टॉपिक करवाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो पहले आप करें तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी. तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक बेसिकली, क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस का पहला टॉपिक है, तो पहला टॉपिक जो अपना हम स्टार्ट करते हैं. और ये सब बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक्स हैं सिर्फ. तो इसमें सिर्फ ये उन्होंने बताया है कि लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ बेसिक्स बताई नहीं है उन्होंने, कि आप किस किस तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो कि एक कोई भी चीज़ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं, तो आप उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढेंगे. अगर आप उसके अंदर आपको ये सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है. ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है वो है मूवमेंट. अब मूवमेंट क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे हम हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो हम पूरे टाइम एक जगह तो नहीं बैठे रहते, हम मूवमेंट करते हैं. हम यूनिवर्सिटी जब जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या घर वापस आते हैं, या पार्क जाते हैं, तो हम मूव करके ही जाते हैं अपने लेग्स के थ्रू. या फिर हमें कोई चीज़ जब उठानी होती है या कुछ भी करना होता है ऐसा, तो हम अपने हैंड्स और जो हमारे फीट हैं उनकी हम मदद से करते हैं. ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप सिर्फ ह्यूमंस को छोड़ दें, आप कोई एनिमल ले लें, कोई इंसेक्ट ले लें, कोई प्लांट ले लें, तो ये सब मूवमेंट करते हैं. ठीक है, एनिमल्स का तो आपको पता ही है कि मूवमेंट करते हैं. और जो प्लांट्स हैं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्लांट क्या मूवमेंट करता है, कोई तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी मूव करे. सही है, तो प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है वो ऐसा हो सकता है कि प्लांट सिर्फ अपना लीव मूव कर ले, या प्लांट अपना फ्लावर मूव कर ले. जैसे बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं, मुझे उस फ्लावर का नाम याद नहीं आ रहा है, जो सनलाइट जैसी उस पर पड़ती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है. तो मूवमेंट में ये चीज़ भी आती है कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, ना कि आप पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएं. तो मूवमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आपको, उन सब में आपको मूवमेंट मिलेगी. ठीक है, अब जो मूवमेंट जो करवाई जाती है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकती है. सही है, आज ज़रूरी नहीं कि आपको एक काम हो तो आप मूव करें. फॉर एग्जांपल एनिमल्स के अगर एग्जांपल लें, तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए जो है वो जगह जगह जाते हैं, मूव करते हैं. और इसके अलावा अगर उन्हें किसी बचना होता है किसी जानवर से, किसी एनिमल से, उन्हें शेल्टर लेना होता है, तो वो उसके लिए मूव करते हैं. ठीक है, अच्छा, उस पर अब नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रेस्पायरेशन. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायरेशन कर रहे होंगे. रेस्पायरेशन में आपको अगर आसान अल्फाज में समझाऊँ तो हमारे जो सेल्स हैं, हम फूड लेते हैं. सही है, अब वो फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. वो फूड को ब्रेक डाउन कर लेता है. ठीक है, अब हमारे फूड में डिफरेंट काइंड के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. यानी हमारे पास प्रोटीन्स होगा फूड में. सही है, और हमारे पास कार्ब्स होंगे, लिपिड्स होंगे, डिफरेंट काइंड के मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे. अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास सेल्स के अंदर आ जाते हैं. सही, जबकि सेल के अंदर आ जाते हैं तो सेल इनका ब्रेक डाउन करवाता है. सही है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है. अब वो डिटेल है, उसको छोड़ दें. अब बस आप ये देख लें कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एनर्जी बन रही होती है. तो एनर्जी कैसे बनती है? सेल के अंदर, यानी सेल क्या करवाते हैं, सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पड़े होते हैं, यूजुअली कार्ब्स, उनकी ये ब्रेक डाउन करवाता है. जब ये कार्ब्स की या और भी कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स इनकी ब्रेक डाउन जब करवाता है तो उससे एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी बॉडी यूज़ करती है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन सिंपली किस चीज़ का प्रोसेस है? हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन का प्रोसेस है. अच्छा, फिर हम आते हैं अपनी ग्रोथ पे. ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप इनके नाम सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होने लगेगा, क्योंकि बहुत ईजी है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समझाना, बहुत एक्सप्लेन करना हो. तो मैंने इसीलिए समराइज़ करके आपके लिख दिया कि आप यहीं से इन नोट से ही आप इनको याद भी कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ग्रोथ है. ग्रोथ की एग्जांपल में आपको आपके सामने ही है कि आप जब पैदा हुए थे तो आप इस साइज़ में तो नहीं पैदा हुए थे. हम सब जो है वो इन्फेंट्स थे, बहुत छोटे थे. तो हम ग्रो करते करते डेवलपमेंट हमारी होती गई, ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, हर चीज़ की डेवलपमेंट होते 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 हम इस स्टेज पे पहुँचे ना आज हम जहाँ पे हैं. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ग्रो करते हैं. ठीक है, अब अगर आप प्लांट्स एग्जाम्पल लें तो प्लांट्स हमेशा से ही, फ्लावर्स जो उसमें से आते हैं, या प्लांट जो पूरा होता है, ट्री जो होता है, हमेशा से तो ट्री नहीं बनता ना. वो पहले वो एक सीड होता है, फिर सीड जो है वो फिर ऐसा ऐसा होकर फिर एक फ्लावर में कन्वर्ट होता है. या फिर आप मतलब ट्री के लिए अगर हो तो पहले ट्री का आप जो है वो सीड्स लगाते हैं. तो हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
वो आपके पास ग्रोथ आपको शो करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आती है। यानी अगर आपके पास ह्यूमंस को आप देखें तो अगर ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, यानी ऑफस्प्रिंग्स बनना बंद हो जाए, ऑफस्प्रिंग्स यानी न्यू बेबीज़ को कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बनना बंद हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। तो रिप्रोडक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ताकि उनकी जो वो अपना जो है वो आगे बढ़ा सकें निज़ाम से। ये अगर प्लांट्स को आप देखें तो प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ज़ाहिर है अब दुनिया में जितने प्लांट्स हैं वो हमेशा तो ऐसे नहीं है ना, पिछले जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, फिर न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फिर हम आते हैं सेंसिटिविटी पे। यानी बहुत सी चीज़ें हैं, यानी अगर आप एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को भी ले लेना, सबकी बॉडी को आप ले लें, यानी अगर आप एक प्लांट को ही देख लें तो सेंसिटिविटी प्लांट की बॉडी में भी अब सेंसिटिविटी होती क्या है। अब मैंने आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले दी थी कि जब एक फ्लावर है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो सनलाइट जब उसके ऊपर आती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, यानी वो सनलाइट से क्या है, सेंसिटिव है, सही है। इसी तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल दी थी, जब मैं नर्वस सिस्टम मैंने समझाया था कि आपके जो बॉडी है उसको पता है कि आपकी जो बॉडी है वो कौन सी टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकती है। यानी अगर आप बहुत ठंड में चले जाएं या बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे चले जाएं, बहुत गर्मी हो, तो आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप फ़ौरन हाथ इसीलिए हटाते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हीट से सेंसिटिव हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ सर्टेन चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास। फिर हम आते हैं एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने प्रोसेस हो रहे होते हैं अंदर, उनके जो वेस्ट मटेरियल प्रोसेस जो हो गया, जैसे एक बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ हमारी बॉडी में, सही है। तो अब बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनती है फूड को ब्रेक डाउन करके, तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब ये प्रोसेस जब होता है तो इसके बाय प्रोडक्ट्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस पूरे प्रोसेस में एक वेस्ट मटेरियल है। तो ये वेस्ट मटेरियल कैसे निकलता है, हमारी नोज़ के थ्रू एक्सहेल आउट हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि हमारी बॉडी में और भी तरह के बहुत वेस्ट होते हैं। अब वेस्ट हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए भी निकल सकता है, वेस्ट हमारी बॉडी से स्टूल के ज़रिए भी निकलता है, और भी बहुत से तरीके हैं वेस्ट निकलने के। तो एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है कि बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस या वेस्ट मटेरियल को निकाल देती है जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस में बने होते हैं, ठीक है। आखिरी वाला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत आसान है। न्यूट्रिशन मतलब आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत जिससे आप ग्रो कर सकें, आपकी डेवलपमेंट हो सके, यानी आपको एनर्जी। जैसे अगर हम फूड इनटेक अपना बंद कर दें बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया कि फूड मटेरियल जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं, यानी फूड में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को तोड़ के ही एनर्जी बनती है। अगर आप फूड लेना ही बंद कर देंगे तो बॉडी रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करेगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो आप अपने रोज़मर्रा के काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए न्यूट्रिशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। जैसे प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, सही। प्लांट्स से अपना खाना खुद बनाना होता है, हमारी तरह नहीं होते, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो अपना खाना बनाने के लिए कोई न्यूट्रिशन, कोई न्यूट्रिएंट तो उनको भी चाहिए होगा ना, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। अब इसमें होता क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफाई करने का मतलब है कि आपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आपने उनको क्लासिफाई करना है, यानी एक कैटेगरी में रखते जाना है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब तो एक जैसे नहीं है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सब में सेम होंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ डिफरेंस सब में होगा, तो हम उनको उन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। और हम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम कर रहे होते हैं कि हम क्या देख के करते हैं कि हम स्पीशीज़ देखते हैं, सॉरी, यानी स्पीशीज़ को हम देखते हैं कि एक तरह की स्पीशी एक तरह में आएगी, एक तरह की स्पीशी एक तरह में आएगी, ठीक है। और हम क्लासिफाई जब करेंगे यही देखेंगे स्पीशीज़, असल में स्पीशीज़ जो होती हैं, अगर सेम स्पीशी का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब उसकी हर चीज़ तकरीबन एक जैसी ही होगी, तभी उसको एक स्पीशी में रखा गया है, ठीक है। और स्पीशी में होने का एक और मतलब भी होता है, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, कि जो ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशी के
स्पीशी में आते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सही है। अब ह्यूमंस की अगर एग्जांपल लें तो ह्यूमंस से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। तो इसका मतलब ह्यूमंस की जो स्पीशी है उसमें और कोई स्पीशी नहीं आती होगी, उसमें सब क्या आते हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही आते हैं। यानी स्पीशी में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो आपस में मेट कर सकते हैं, यानी आपस में क्या कर सकते हैं, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स यानी बेबीज़ पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरू में यही बात है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या है, यानी किन बेसिस पे उनको हमने अरेंज किया है। तो अगर ये सवाल आए तो आपने ये जवाब है इसका कि स्पीशीज़ की बेसिस पे अरेंज किया गया है। अब हम आगे ये भी पढ़ेंगे स्पीशी है क्या, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम है, ये एक तरह का नेमिंग सिस्टम है। इसमें हम जो है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं हम उनको नेम्स देते हैं साइंटिफिक, ताकि जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं उनको आसानी हो, ठीक है। जैसे हम जो है वो ह्यूमंस को ह्यूमंस कहते हैं, बट ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में आप देखें, होमो सेपियंस इज़ द नेम फॉर ह्यूमंस, सही है, साइंटिफिक नेम। अगर आप फ्रॉग की बात करें कि एनिमल है, फ्रॉग कैटेगरी में आता है एनिमल की, तो ये इसका जो हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है वो है राना टिग्रीना, ठीक है। अब हमारे पास साइंटिफिक नेम हमने पता कर लिया, अब हमारे पास ये नेम बनता कैसे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पहले आपको ये लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे मुझे आना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ आएगा। अब देखें, मैंने यहाँ पे लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन लिखे हैं। सबसे पहला लेवल क्लासिफिकेशन का, यानी सबसे जनरल जो लेवल होगा, सबसे जनरल लेवल है किंगडम, सही है, जो कि आगे हमारे पास आएंगे कि हमारे पास कितने होते हैं, 5 किंगडम्स होते हैं, ठीक है। किंगडम के बाद कौन सा लेवल आएगा, फाइलम का। फाइलम उससे स्पेसिफाइड होता है, फिर क्लास उससे भी स्पेसिफाइड होता है, फिर ऑर्डर उससे भी स्पेसिफाइड, फिर फैमिली उससे भी स्पेसिफाइड, फिर जीनस उससे भी स्पेसिफाइड, एंड लास्ट में बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो साथ में मेट कर सकते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, उस वाले लेवल को कहते हैं स्पीशी, सही। यानी सबसे जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो किंगडम है। हमने जैसे यहाँ पे मैं आपको किंगडम पे ले ही आती हूँ, हमारे पास जो किंगडम सिस्टम है उसमें 5 किंगडम्स हैं। ये वही वाला किंगडम है, मैंने ऊपर जो आपको पूरे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है। पहला किंगडम एनिमल, द सेकेंड वन इज़ प्लांट, प्रोकैरियोट्स, प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई या फंगस कह लें आप इसको। अच्छा, एनिमल्स की जो किंगडम है इसमें क्या आएगा, जितने भी एनिमल्स हैं, अब वो ह्यूमंस हैं, वो फ्रॉग है, वो कोई सा भी एनिमल है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है किंगडम सबसे बड़ा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें जनरल हमने बस ग्रुप्स बना दिए हैं अभी, 5 ग्रुप्स से, सही है। अब प्लांट में जितनी भी तरह के प्लांट आएंगे, चाहे वो कोई भी तरह के प्लांट हो। प्रोकैरियोट्स एक और टाइप है किंगडम की। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, बैक्टीरिया, वो कहते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं, यानी प्रोकैरियोट्स मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी था जब आप फर्स्ट लेक्चर जाएंगे सेल का, तो उसमें देखिए प्रोकैरियोट्स वो सेल होता है जिनको हम ट्रू सेल्स कंसिडर नहीं करते, हम उनको सेल्स कंसिडर करते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू सेल्स, सही है। तो ये हमारे पास एक किंगडम है जिसका नाम प्रोकैरियोट्स, एंड उसमें बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद हमारा 4th किंगडम है प्रोटोक्टिस्ट। इसमें सारे वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, बट वो ट्रू सेल्स के बने हुए हैं, यानी उनका सेल एक कंप्लीट सेल है, बट ये ऑर्गेनिजम्स होते ही यूनिसेलुलर हैं, यानी इनकी खासियत है। जैसे अमीबा हो गया, एल्जाई हो गई, हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होते हैं, ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, ठीक है। अब आखिर में है फंजाई, यानी फंगस भी इसको कह सकते हैं। ये एक तरह का किंगडम है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और इसमें दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। अब हमने किंगडम्स पढ़ लिया, अब मैं आपको इस पे लेकर आती हूँ। मैंने आपको बताया कि ये लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। किंगडम एक जनरल फॉर्म है, हमने 5 किंगडम बना दिए, ठीक है। अब मैं अगर आपको एनिमल जो किंगडम है उसकी एग्जाम्पल से लेके चलती हूँ। किंगडम हमारे पास एनिमल आ गया, अब हम आते हैं फाइलम्स पे, यानी अब हमने थोड़ा सा स्पेसिफाइड करना है। फाइलम पे जब हम स्पेसिफाइड करते हैं तो किन किन फाइलम्स की बेसिस पे हम स्पेसिफाइड करते हैं, हमने एनिमल्स को 2 बेसिक टाइप में डिवाइड कर दिया है, यानी वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन है, और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन नहीं है, ठीक है। अब हमने फाइलम भी पता कर लिया कि किंगडम जनरलाइज्ड फॉर्म थी एनिमल की, सही, एनिमल किंगडम था। अब फाइलम क्या आ गया, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। अब हम वर्टिब्रेट को अगर लेके चलें तो वर्टिब्रेट के आगे क्लासेस हैं 5, वो हमने अब स्पेसिफाइड करना है, और हम जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे ना, हमने स्पेसिफाइड करते जाना है, ठीक है। अब हम आएंगे इसके क्लास पे, हमने वर्टिब्रेट जो फाइलम है इसकी 5 क्लासेस और बना दी, क्योंकि अब हमने कौन कौन सी क्लास बनाई, क्लास हमने पाइसेस बनाई जिसमें फिशेस आती हैं, फिर हमने बनाई क्लास एम्फीबियंस जिसमें जितने भी एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स हैं, टोड्स वगैरह आते हैं, फिर हमने बनाई
क्लास रेप्टाइल्स, जिसमें जितने भी स्नेक्स की आप एग्जांपल लें, टर्टल वगैरह, एलिगेटर्स, ये सब आते हैं. देन द फोर्थ वन इज़ क्लास, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एव्स, यस एव्स, और उसमें जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो आती हैं. एंड फिफ्थ वन इज़ मैमल्स, जिसमें एनिमल्स यूजुअली एलिफेंट, कैट, डॉग, ये सब आते हैं. और हम उसके साथ साथ आते हैं हमारे पास ह्यूमन. सही है. अब हमने क्लास को, अब हम जब नेक्स्ट वाले लेवल पे जाएंगे ना, जैसे जैसे नीचे हम जाते जाए ना, हम क्लासिफिकेशन और कम और जनरलाइज होने के बजाय हम स्पेसिफिक करते जा रहे हैं क्लासिफिकेशन. अब हम अगर सिर्फ मैमल्स वाली क्लास मैमल है ना, अब मैमल का भी हमने क्या करना है, बहुत सारे ऑर्डर्स बनाएंगे हम कि ये वाला मैमल जो है वो कौन सा वाला है, ये वाला कौन सा मैमल है, ये वाला कौन सा मैमल है. यानी मैमल्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. ऐसे मैमल्स होते हैं जो बर्थ देते हैं डायरेक्टली, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं. ठीक है. तो हमने फिर अब जब हम फैमिली पे आएंगे तो हमने उनको भी आगे डिवाइड करते जाएंगे. फिर एंड पे जब आएंगे ना, बिल्कुल एंड पे जब, यानी जो बिल्कुल स्पीशी के लेवल पे जब आएंगे, तो आप और आपकी स्पीशी में सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स बचेंगे जो एक साथ मिलकर मेटिंग कर सकते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं. यानी स्पीशी में कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ह्यूमंस, सही है, और बर्ड्स की जो है वो कैटेगरी स्पीशी में आ रही है. कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों मेटिंग नहीं कर सकते. तो आप ऊपर जब स्टार्ट आपने किया, देखें आपने सबको साथ रखा, सही है. फिर आप जब फाइलम पे आए तो आपने फिर थोड़ा सबको अलग अलग कर दिया. फिर फाइलम से नीचे जब आप क्लास में, आपने और अलग कर दिया सबको. फिर ऑर्डर में और अलग, फैमिली में और अलग, जीनस में और अलग, और स्पीशी तक आते आते सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म बचेंगे जो आपस में मेट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम इनकी नेमिंग पे आते हैं. अब मैं आपको नेमिंग समझाती हूँ. अब आपने नेमिंग में याद रखा, क्या रखना है कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में जो आखिर के दो लेवल्स हैं, जीनस एंड स्पीशी, ये लिखे हुए हैं सेकंड लास्ट एंड लास्ट, जीनस एंड स्पीशी, इन दोनों से मिलके किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम बनता है. ठीक है. अब मैं साइंटिफिक नेम पे आती हूँ. यहाँ पे मैंने 2 लिखे हुए हैं.